नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसकी वजह से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता कुछ हद तक साफ हो सकता है। अयोध्या में रामलला को एक टेंट में देखकर इस देश के करोड़ों हिंदुओं का हृदय पिछले कई वर्षों से छलनी होता रहा है। यह मामला पिछले कई दशकों से अदालत की धीमी प्रक्रियाओं में अटका हुआ है। राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और यह मामला लगातार लटकता जा रहा है, टलता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि अयोध्या में सिर्फ 0.3 एकड़ जमीन ही विवादित है और बाकी की जमीन पर कोई विवाद नहीं है। ऐसे में बाकी की करीब 67 एकड़ जमीन उसके मालिकों को लौटाई जा सकती है। यह अयोध्या विवाद के मामले में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ है। आज हम इसका गहरा विश्लेषण करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस खबर का मतलब क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्या राम मंदिर अब बन सकता है, और अगर नहीं भी बनेगा तो बीजेपी क्या अपने चुनावी घोषणा पत्र में इतने बड़े वादे को निभा पाएगी इलेक्शन से पहले। इसके अलावा आज एक दुख भरी खबर आई है। आज जॉर्ज फर्नांडिस जैसे देशभक्त नेता का देहांत हो गया है। अपने 88 वर्ष के जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस ने देश को कभी ना भूलने वाली स्मृतियां दी हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, उस वक्त क्रूर सत्ता के विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़े योद्धा बनकर उभरे थे। 1976 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब वो जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका जोश कम नहीं हुआ था। देश का रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने 32 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 32 बार सियाचिन का दौरा किया। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बातों और उनके भाषणों ने सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किया था। आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से 20 साल पुरानी उन जोशीली तस्वीरों का एक बड़ा खूबसूरत एल्बम तैयार किया है। आज भारत के युवाओं को यह बताना जरूरी है कि भारत की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस का कद और उनका प्रभाव क्या था। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अयोध्या विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर 1993 में अधिग्रहित जमीन में से गैर विवादित जमीन लौटाने का अनुरोध किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में कुल 67.703 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने के फैसले में बदलाव की मांग की है। अधिग्रहित 67.703 एकड़ जमीन में से सिर्फ 0.313 एकड़ पर विवाद है। बाकी 67.39 एकड़ गैर विवादित जमीन उनके मालिकों को वापस की जाए। 67.39 एकड़ में से करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर विवादित जमीन वापस उसके मालिकों को लौटाने को कहा था और गैर विवादित जमीन उनके मालिकों को लौटाने पर सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे। उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये जमीन मुक्त हो जाएगी। जमीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राम जन्मभूमि न्यास ने कुछ दिन पहले सरकार को गैर विवादित जमीन वापस दिलाने के लिए चिट्ठी भेजी थी। इसी के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। अयोध्या विवाद को लेकर केंद्र सरकार की अर्जी का बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की अर्जी को आस्था का सम्मान बताया। हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुताबिक सरकार लोगों को धोखा दे रही है। ये दरखास्त लगाना ही लोगों को छलना है, धोखा देना है। लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। मुस्लिम पक्षकारों ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है। कल्याण सिंह को अगर सजा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करने के लिए, तो योगी को भी हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट या कोई अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट बैठक की। बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। योगी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाएगी। गंगा के किनारे बनने वाले 6 लेन एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, जो अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। इस पर 36,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने, सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी को टैक्स मुक्त करने, महर्षि भारद्वाज आश्रम के सौंदर्यीकरण करने, श्रृंगवेरपुर को विकसित करने, निषादराज पार्क बनाने, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुष्ठ रोगियों के लिए घर देने का फैसला किया। किसानों से जुड़ी हुई जो मंडी समितियां हैं, किसानों की आय को दोगुना करने और साथ ही साथ कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए हम लोगों ने उसके जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को तनाव से उबरने के मंत्र दिए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जीवन में हर पल कसौटी जरूरी है, इससे नई ऊर्जा मिलती है। पीएम मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वो छात्रों पर अपनी उम्मीदों का बोझ न डालें। कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं। वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे। इसलिए माँ बाप बच्चों पर यह प्रेशर डालने की आदत बन जाती है। इरादा नहीं है उनको साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए कई छोटे लक्ष्य तय करें। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि निराशा में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता, इसीलिए आशा और अपेक्षा जरूरी है। समाजवादी नेता और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। 88 साल के जॉर्ज फर्नांडिस पिछले कई वर्षों से बीमार थे। कुछ दिन पहले उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया था। अमेरिका से जॉर्ज के बेटे सीन फर्नांडिस के आने के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस के घर जाकर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी। एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। आपातकाल में, इमरजेंसी में, लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। कर्नाटक के मंगलुरु में जन्म लेने वाले फर्नांडिस 1974 में रेल हड़ताल की वजह से सुर्खियों में आए। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में जॉर्ज देश के उद्योग मंत्री बने, जबकि 1989 में वीपी सिंह की सरकार में जॉर्ज रेल मंत्री थे। बाद में जॉर्ज ने समता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज रक्षा मंत्री बने। कारगिल युद्ध और पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस ही देश के रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र और बिहार से लोकसभा सांसद रहे। बिहार को जॉर्ज ने अपनी कर्मभूमि बनाया। बिहार सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जॉर्ज को याद कर भावुक हो गए। और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सीखने का अवसर मिला सब लोगों के लिए। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। दिल्ली के राजपथ पर आज बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। सेना के बैंड्स ने अलग अलग पारंपरिक धुनें बजाई। एक साथ 27 धुनों पर राष्ट्रपति को सलामी दी गई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पथराव हुआ। ये गाड़ियां बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर अमित शाह की रैली में आई थी। बीजेपी का आरोप है कि गाड़ियों पर हमले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस तृणमूल कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। किस प्रकार के कर्म हैं? ये तालिबानी दीदी की तरह आप वहां बिहेव कर रही हैं। एक बात आज तय हो चुका है कि जनमत जो है ममता जी का समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बहुमत की ओर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में डर है। टीएमसी ने तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया है। Some hooligans are there which is being hired from Dumka, Jharkhand, and they are being hired by BJP. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस के जमाने में गरीबी की शुरुआत हुई, जब कम्युनिस्टों की सरकार आई तो हिंसा शुरू हुई और अब ममता बनर्जी ने गरीबी और हिंसा के साथ सिंडिकेट भी शुरू कर दिया है। ममता दीदी, कल बंगाल की जनता को बताइए, आपने 55,000 फैक्ट्रियों में से कितनी चालू करी? फैक्ट्री एक भी चालू नहीं करी। बम बनाने की फैक्ट्री हर जिले में आपने चालू की। इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता का हम विरोध करते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया। बीजेपी की रथ यात्रा को इजाजत नहीं देने के ममता सरकार के फैसले पर भी अमित शाह ने निशाना साधा। पूर्वी मिदनापुर से पहले अमित शाह ने आज ओडिशा के कटक में भी रैली की। अमित शाह ने बीजू जनता दल और कांग्रेस पर मिली भगत का आरोप लगाया। एक गठबंधन, एक ढकोसला बना है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे दल इकट्ठा होते हैं, जिनका नेता भी तय नहीं है, नीति भी तय नहीं है, घोषणा पत्र भी तय नहीं। गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादे को बीजेपी ने ढकोसला कहा है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी का ऐलान कर्ज माफी की तरह ही धोखा है। इन्होंने वादा किया था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम कर्जा माफ करेंगे। कहीं भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। कर्जे माफी के नाम पर उन्होंने धोखा किया है जनता के साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी के ऐलान का मजाक उड़ाया। मायावती के मुताबिक राहुल गांधी के बयान से पूरा देश चकित और आशंकित है। इसके पहले भी कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो छलावा साबित हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अहमदाबाद में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में वाघेला पार्टी में शामिल हुए। वाघेला को एनसीपी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। एनसीपी में शामिल होने के बाद वाघेला ने कहा कि बीजेपी की सरकार आईसीयू में है। वहीं शरद पवार ने कहा कि वाघेला के आने से गुजरात में पार्टी को मजबूती मिलेगी। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार की उस अर्जी के बारे में आपको बताते हैं। उस अर्जी का हम विश्लेषण करेंगे, जिसकी वजह से देश के 107 करोड़ हिंदुओं को उम्मीद की एक नई किरण आज दिखी है। हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, जो पिछले कई दशकों से अदालत की धीमी प्रक्रियाओं में अटका हुआ है। अयोध्या में रामलला को एक टेंट में देखकर इस देश के करोड़ों हिंदुओं का हृदय पिछले कई वर्षों से बार बार छलनी होता रहा है। राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दायर की है। इस अर्जी के बारे में आप सुबह से शायद सुन भी रहे होंगे, लेकिन क्या आपको यह समझ में आया कि इस अर्जी में है क्या? हमारे देश में ज्यादातर लोग आज भी ऐसे हैं जो राम मंदिर को देखना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए, लेकिन उसमें कानूनी अड़चनें क्या हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये शायद उन्हें भी नहीं पता। जाहिर है किसी ने भी सरल भाषा में आपको इसके बारे में अभी तक नहीं बताया होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इस पूरे मामले का एक गहरा डीएनए टेस्ट आज आपके लिए करेंगे। सबसे पहले आपको इस मामले की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको आज की अर्जी समझ में आएगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। ये सब आपने अब तक पढ़ा होगा, सुना होगा। इस विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बनवाई थी। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि विवाद सिर्फ
0.313 एकड़ जमीन पर था, जिसे विवादित माना गया और इसी जमीन पर विवादित ढांचा बना हुआ था। आसान भाषा में कहें तो 0.313 एकड़ जमीन करीब 1515 गज के बराबर होती है। 1515 गज जमीन विवादित है, लेकिन 1993 में केंद्र सरकार ने इस विवादित जमीन के साथ साथ इसके आसपास की 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है, यानी लगभग 68 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर लिया। इस अधिग्रहण के लिए एक कानून बनाया गया जिसे अयोध्या एक्ट 1993 का नाम दिया गया, लेकिन सरकार के इस फैसले को इस्माइल फारूकी नामक एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि अक्टूबर 1994 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अदालत ने इस अधिग्रहण को सही ठहराया। इसके बाद यह मामला 2003 में एक बार फिर से उठा, जब विश्व हिंदू परिषद ने इस जगह पर शिला पूजन करने का फैसला किया। यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले में याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का नाम था असलम भूरे। अदालत ने असलम भूरे की याचिका पर फैसला सुनाया और पूरी 67.7 एकड़ जमीन पर यथास्थिति रखने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, यानी पूरी जो जमीन है उसे एक रूप से, समान रूप से देखा जाएगा। तो यह तो इस मामले की पृष्ठभूमि थी, जिसमें हमने आपको यह बताया कि विवादित जमीन कितनी थी और बाकी की गैर विवादित जमीन कितनी थी। अब यह समझिए कि आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी लगाई है और क्यों यह इतनी बड़ी घटना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके इन अतिरिक्त जमीनों को उनके मालिकों को सौंपने की इजाजत मांगी है। अपनी याचिका में केंद्र सरकार ने कहा है कि अयोध्या में सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन ही विवादित है। इसके अलावा बाकी की जो जमीन है उस पर कोई विवाद नहीं है। बाकी की करीब 67 एकड़ जमीन में से 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है। इस याचिका में लिखा गया है कि राम जन्मभूमि न्यास और बाकी के मालिकों को जमीन लौटाने में केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2003 को यह आदेश दिया था कि वहां यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इस पर सरकार का यह तर्क है कि यथास्थिति तब तक ही बरकरार रहनी थी जब तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। हाईकोर्ट का फैसला सितंबर 2010 में ही आ चुका है, लिहाजा अब यथास्थिति हटाने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अयोध्या एक्ट 1993 के तहत 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने कुल 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसमें से 0.313 एकड़ की विवादित जमीन और उसके आसपास की जमीन भी शामिल थी, जिस पर कोई विवाद नहीं है। तो आप ऐसे मानिए लगभग 67 एकड़ जमीन जो ये है जिसे विवादित कहा जाता है, असल में इसमें सिर्फ 0.3 एकड़ जमीन ही विवादित है, जहां पर रामलला है। बाकी की जमीन विवादित नहीं है और सरकार अब यही कह रही है कि बाकी की 67 एकड़ जमीन को सुप्रीम कोर्ट अब छोड़ दे और उसे उसके मालिकों को दे दे, क्योंकि वहां पर जो विवादित जमीन है वो सिर्फ 0.313 एकड़ है, जिस पर विवादित ढांचा बना हुआ है। सरकार का कहना है कि मुसलमानों ने सिर्फ 0.313 एकड़ की विवादित जमीन पर ही अपना दावा किया था, जहां विवादित ढांचा मौजूद था। इसके अलावा जो बाकी की जमीन है, बाकी की जमीन का और कोई भी दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा जताया हो। पूरी 67 एकड़ जमीन के किसी भी दूसरे हिस्से पर कोई विवाद नहीं है। उस वक्त आसपास के इलाकों की पूरी 67.7 एकड़ जमीन इसलिए अधिग्रहित की गई थी ताकि जिसके भी पक्ष में फैसला आए उसके लिए वहां पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि इस जमीन को वापस लेने की पहले कोई कोशिश नहीं की गई। 1994 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद एक मुख्य पक्ष राम जन्मभूमि न्यास अपनी जमीन वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के पास गया था। राम जन्मभूमि न्यास ने 6 जून 1996 को केंद्र सरकार के पास ये गया और ये मांग उठाई कि 1993 में उनकी जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उसे वापस कर दिया जाए। लेकिन 14 अगस्त 1996 को केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास को जवाब दिया कि उन्हें जमीन वापस नहीं दी जा सकती। आपको यहां याद दिला दें, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे।
उस वक्त केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि राम जन्मभूमि न्यास की मांग पर तभी विचार किया जा सकता है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवादित जमीन के मालिकाना हक का फैसला आ जाए, क्योंकि उस वक्त इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी। इसके बाद 1997 में राम जन्मभूमि न्यास केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि न्यास की याचिका खारिज कर दी थी। अब आपको एक नक्शे के माध्यम से ये समझाते हैं कि यह विवादित जमीन कहां पर है और उसके आसपास क्या है। इस नक्शे में जहां आपको रामलला विराजमान दिख रहे हैं, वही असली विवादित जमीन है और यह जमीन 0.313 एकड़ की है, लगभग 1500 गज। दिसंबर 1992 से पहले यहां पर विवादित ढांचा था। इसके अलावा बाकी की विवादित जमीन पर कोई भी विवाद नहीं है और ना ही इस जमीन पर किसी भी मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा जताया है। अयोध्या विवाद पर अदालत में 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है निर्मोही अखाड़ा, दूसरा पक्ष है रामलला विराजमान और तीसरा पक्ष है सुन्नी वक्फ बोर्ड। इससे पहले इस मामले में जमीन के मालिकाना हक को लेकर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए, राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए और बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। यानी सारे पक्षों को खुश कर दिया। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 8 वर्षों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं की है। सोचिए 8 साल हो चुके हैं। इससे पहले यह पूरा मामला 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुआ था और हाईकोर्ट का फैसला आते आते 15 वर्ष बीत गए थे। तो सोचिए 15 वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगे और 8 साल से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है। जब सुनवाई शुरू होगी तो न जाने कितने वर्ष और लगेंगे। अब मैं इस अर्जी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला हिस्सा है इस्माइल फारूकी केस का, जो 1994 में आया था और दूसरा फैसला है असलम भूरे केस का, जो 2003 में आया था, जब विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन की घोषणा की थी और इसके खिलाफ असलम भूरे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था। देखिए मेरे हाथ में फैसले की कॉपी है, थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, ये इस्माइल फारूकी केस का जो फैसला था, द इंटरेस्ट क्लेम्ड बाय द मुस्लिम्स वाज ओनली ओवर द डिस्प्यूटेड साइट ऑफ 0.313 acres where the disputed structure stood before its demolition. The objection of the Hindus against the aforesaid claim is to be adjudicated in pending suit proceedings. The remaining entire property acquired under the Act of 1993 is such over which no title is claimed by Muslims. A large part of the remaining superfluous land comprises of properties of which the title is not even in dispute. The acquisition of superfluous area other than the disputed land was only to ensure that the party which succeeds in the proceedings are not denied proper access to and enjoyment of rights in the disputed land. यह है इस्माइल फारूकी वाला केस। अब असलम भूरे के केस में क्या है देखिए, उसमें लिखा है, इन द मीन टाइम ये फैसला है, डायरेक्ट दैट ऑन 67 acres of acquired land located in various plots detailed in the schedule to the acquisition of certain area at Ayodhya Act 93 which is vested in the central government, no religious activity of any kind by anyone either symbolic or actual including bhumi puja और शिला पूजा shall be permitted or allowed to take place। तो इसमें कह दिया है कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, कोई भी धार्मिक काम इस जगह पर नहीं हो सकता। फिर लिखा है, नो पार्ट ऑफ द अफोरसेड लैंड shall be handed over by the government to anyone and the same shall be retained by the government till the disposal of this writ petition, nor shall any part of this land be permitted to be occupied or used for any religious purpose or in connection therewith। यानी सरकार ये जो पूरा 67 एकड़ की जमीन है किसी और को नहीं दे सकती, ना ही इसमें कोई धार्मिक काम हो सकता है। अब सरकार यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को बदले।
सरकार कह रही है कि इस फैसले को बदल देना चाहिए और 67 एकड़ जो जमीन है उसे उसके जो मालिक हैं उन्हें दे देना चाहिए। अब सरकार की इस अर्जी पर कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि 16 वर्षों के बाद सरकार को इस मामले की याद क्यों आई, जबकि बीजेपी का कहना है कि इन 16 वर्षों में 10 वर्षों तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। बीजेपी का यह भी कहना है कि वो अयोध्या में राम मंदिर तो चाहते हैं लेकिन कानून के मुताबिक। 29 जनवरी 2019 को एक अर्जी, याचिका नहीं, पिटीशन नहीं, एक एप्लीकेशन है, एक अर्जी फाइल की गई है। किस मामले में? एक 2003 के मामले में। 2003 और 2019 में कितना फर्क है? सिर्फ 16 साल का। तो आज 16 साल बाद अचानक चुनाव के 2 महीने पहले ये अर्जी कहती है कि वो आदेश 31 मार्च 2003 का थोड़ा संशोधित कर दीजिए कृपा करके उच्चतम न्यायालय जी, और ये कह दीजिए कि जो चीज हमने 16 साल से नहीं की, जो प्रतिबंधित थी, हमको अनुमति दे दीजिए कि हम केंद्र सरकार वो जिसको कहते हैं अविवादित जमीन किसी को भी दे दें। क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे। इसका निर्णय तो सरकार को करना है, उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी। बीजेपी का पहले से स्टैंड है कि मंदिर वही बने, भव्य बने, और कांग्रेस 2 मुंह से बोलती रहती है और उनका एक ही प्रयास है कि इस प्रक्रिया में कैसे बाधा डाले। हम समझते हैं कि इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लैंड है वो अक्वायर ही इसलिए किया गया था कि जो डिस्प्यूटेड साइट है उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जा सके, और ऑलरेडी उस पर स्टेटस को के ऑर्डर्स हैं, और उस लैंड में मुसलमानों का कब्रिस्तान और मुसलमानों की दूसरी ज़मीनें भी शामिल हैं। इस वजह से जब तक कोर्ट का कोई भी फैसला और फाइनल फैसला डिस्प्यूटेड लैंड के सिलसिले में नहीं आ जाता है, तब तक इस ज़मीन को किसी को भी देना मुनासिब नहीं है। विवादित क्षेत्र है और 77 एकड़ विवादित कहा जाता है, वो तो नहीं है। विवादित में तो मात्र 2.77 पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अधिग्रहण किया है। इसकी कोई अच्छी योजना होगी जो हमारे रामलला के लिए हितकर होगा, इसलिए इसका हम स्वागत और सम्मान करते हैं। कानून से भी हल निकलता दिख नहीं रहा है। इसमें संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए धर्म संसद हो रही है। ये तो ठीक है कि ये लड़ाई भगवान के काज में, भगवान के मंदिर के, इसलिए हम आशावान भी रहते हैं, सकारात्मक भी रहते हैं। बाहर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो पॉलिटिकल अपना फायदा उठाए, तो उसको एप्लीकेशन देने का इख्तियार है। अब जो केस 2003 में डिसाइड हुआ था उसके जजमेंट के मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त है 15 साल में। 4 साल से तो मोदी सरकार थी, उनको उस वक्त याद नहीं आया। आज जब ये महंत लोग कुछ जो है कुंभ के मेले में जमा है और वो कुछ तजवीज़ पास करना चाहते हैं, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये लगता है दरख्वास्त दी गई। सरकार वहाँ कुछ भी करे, जो जमीन हमारी नहीं है, मुस्लिम पक्ष की जो जमीनें नहीं, उस पर सरकार कुछ भी करे, हमें कोई इतराज नहीं है। कुछ भी बनावे, हम साफ कहते हैं, चाहे मंदिर चाहे मस्जिद, जो कुछ बनावे हमें कोई इतराज नहीं है। स्वागत योग्य है। हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का, और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। हम लोग तो शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार ने जो एप्लीकेशन दिया है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इसे केंद्र सरकार का स्मार्ट मूव क्यों कहा जा रहा है और इस अर्जी का असर क्या होगा। अब या तो सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी को खारिज कर देगा और यह कहेगा कि जब मामला 2003 का है तो फिर सरकार 16 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रही है। 16 साल के बाद सरकार को यह याद क्यों आया कि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा जाए कि वो अपनी उस अर्जी में को वापस ले ले या अपने फैसले में बदलाव करे। यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि बीजेपी की सरकार को यह बात 16 साल के बाद याद क्यों आई। अगर ऐसा हुआ तो सरकार के पास राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर अभी सरकार अध्यादेश लेकर आती है तो यह कहा जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सरकार अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस
कैसे ला सकती है और इसे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सीधा टकराव समझा जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस अर्जी को खारिज कर देता है तो सरकार के सामने ये कहने का विकल्प होगा कि हमारी अर्जी को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसलिए सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी को मंजूर कर लिया और ये कह दिया कि गैर विवादित क्षेत्र की जमीनें उनके मालिकों को लौटाई जा सकती हैं, तो फिर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता आंशिक रूप से साफ हो जाएगा। ये एक सांकेतिक जीत मानी जाएगी इस सरकार की। सरकार इस बाकी के हिस्से में राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा पाएगी। जो विवादित जगह है उस जगह पर कोई निर्माण नहीं होगा और उसके आसपास के पूरे इलाके में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी तक राम मंदिर पर सरकार के रुख से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और पार्टी का काडर काफी नाराज था। इस फैसले से इन तीनों की नाराजगी दूर हो जाएगी। साथ ही इससे विपक्ष को भी जवाब मिलेगा। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी राम मंदिर का निर्माण असल में करवाना ही नहीं चाहती, बल्कि चुनाव के समय सिर्फ इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फैसला रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है और कांग्रेस भी प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया किसी तरह से शुरू हो जाए और इसका श्रेय बीजेपी को मिले। अब आपको ये समझाते हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश कैसे ला सकती है। अध्यादेश केंद्र सरकार का एक विशेषाधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत सरकार किसी भी मामले में अध्यादेश ला सकती है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहे, लेकिन संसद का सत्र उस समय न चल रहा हो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के फैसले में देरी होती है तो सरकार अध्यादेश ला सकती है, लेकिन इसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी। इसका फायदा यह होगा कि राम मंदिर आंदोलन के जो समर्थक हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और इससे बीजेपी को बड़ी संख्या में हिंदुओं के वोट चुनाव में मिल सकते हैं। हमारे देश में 107 करोड़ हिंदू हैं और इस बार के चुनाव में 70 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोट होंगे। हालांकि अगर सरकार अध्यादेश लेकर आई तो 2019 के चुनाव में उसे मुस्लिम वोटों का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी तो यह मानकर ही चलती है कि उसे मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 8.5% अल्पसंख्यक वोट मिले थे। 2019 में करीब 12 करोड़ अल्पसंख्यक वोट होंगे, यानी इस हिसाब से बीजेपी के करीब 1 करोड़ अल्पसंख्यक वोटर हैं। हालांकि ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश के बाद ऐसा माना जा रहा है, ऐसी सरकार को उम्मीद है कि बीजेपी के इस वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन अध्यादेश लाने से बीजेपी की यह बढ़त बर्बाद हो जाएगी। इस अध्यादेश के खिलाफ अदालतों में बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल होंगी। इससे यह मामला नए नए मुकदमों के बोझ से भी और दब सकता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है और संसद का सत्र शुरू होने के 6 महीने के अंदर उसे पास करवाना जरूरी होता है संसद द्वारा, वरना यह अध्यादेश मान्य नहीं रहता। हालांकि सरकार दोबारा भी अध्यादेश ला सकती है, लेकिन इसे सरकार चलाने का सही तरीका नहीं माना जाता। राम मंदिर मुद्दे का अगर इस देश में किसी राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो है बीजेपी। 1984 में बीजेपी के लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद थे। सोचिए, बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थीं लोकसभा में 1984 में। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सीटें बढ़ती चली गईं और 2014 में उसने अपने दम पर बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बना ली। 25 सितंबर 1990 से 30 अक्टूबर 1990 तक पूरे देश में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी। इस यात्रा की शुरुआत सोमनाथ से हुई थी और यह यात्रा अयोध्या में समाप्त होनी थी, लेकिन उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के निर्देश पर लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को और तेज कर दिया और उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बना ली। तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे और फिर जब 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया तब भी कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद भी हर चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और वादा किया कि वो ये राम मंदिर बनाकर ही दम लेगी। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का अहम हिस्सा रहा है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी वादा है। इसलिए बीजेपी पर
राम मंदिर के निर्माण का इस समय बहुत दबाव है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में जो बीजेपी का कोर वोटर है, जिसने राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था, वो कोर वोटर बीजेपी से नाराज है कि 4.5 साल तक आपने इस मामले में कुछ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वहां तो कई वर्ष और लग जाएंगे। उसके बाद भी यह तय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला सुनाएगा या राम मंदिर के विरोध में। इसलिए बीजेपी चुनाव से ठीक पहले ये ऑर्डिनेंस लाकर, या आज ये जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, ये लाकर अपने कोर वोटर से ये कहने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से राम मंदिर बन जाए। अब विश्लेषण की दिशा एक ऐसे व्यक्ति की तरफ मोड़ते हैं जिन्हें किसी जमाने में द जायंट किलर कहकर पुकारा जाता था। इस हस्ती का नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, जो अब हमारे बीच नहीं है। 88 वर्ष की उम्र में आज उनका देहांत हो गया। वैसे तो भारत की युवा पीढ़ी को देश के वर्तमान नेताओं के नाम मुंह ज़बानी याद होंगे, लेकिन आज भारत के युवाओं को यह बताना जरूरी है कि भारत की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस का कद और प्रभाव क्या था। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम 3 अलग अलग तस्वीरों की मदद लेंगे। तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर उस समय की है जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी थी। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस एक क्रूर सत्ता के विरोध में एक बड़े योद्धा बनकर उभरे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी। बाद में सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन 1976 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जंजीरों में जकड़े जॉर्ज फर्नांडिस की यह तस्वीर उसी दौर की है। दूसरी तस्वीर मई 1998 की है, जब दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 21 वर्ष पहले पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये तस्वीर उस दौर में भारत के जोश की गवाही देती थी। ये अपने जमाने की सबसे शानदार टीम थी, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तब एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर हुआ करते थे। तीसरी तस्वीर जुलाई 1999 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था और जॉर्ज फर्नांडिस देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद कारगिल के दौरे पर थे। देश के रक्षा मंत्री को अपने बीच देखकर सैनिकों का जोश उस वक्त अपने चरम पर था और उत्साहित सैनिक उनसे एक बार हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हुए चले आए थे। और जॉर्ज फर्नांडिस से संबंधित एक खास बात यह भी है कि उनसे संबंधित एक वेबसाइट ने जॉर्ज फर्नांडिस के पहले पेज पर उनकी जो आखिरी तस्वीर दिखाई गई है, उसमें वो काफी बीमार दिखाई दे रहे हैं। यह जॉर्ज फर्नांडिस की आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में आखिरी तस्वीर है जो उपलब्ध है। अपने आखिरी दिनों में, अपने आखिरी वर्षों में जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। बहुत कमजोर लग रहे हैं। वो अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित थे, अल्जाइमर्स से पीड़ित थे और कुछ दिन पहले उन्हें स्वाइन फ्लू भी हो गया था। लेकिन बहुत वर्षों से जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ बिस्तर पर ही थे अल्जाइमर्स से, क्योंकि वो पीड़ित थे और उनकी शारीरिक हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए वो जो एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ है उससे बिल्कुल दूर हो चुके थे। जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व को समझने के लिए आपको ये तस्वीरें आज दिखानी जरूरी थी, क्योंकि इन तस्वीरों में एक मजबूत राजनेता की छवि दिखती है जो परंपराओं को मानने में यकीन नहीं करता था, बल्कि परंपराओं से हटकर काम करता था और देश के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसे एक छोटे से उदाहरण की मदद से समझना हो तो बस इतना जान लीजिए कि रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने 32 बार सियाचिन का दौरा किया। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां जो युवा हैं उन्हें भी जाने में बड़ी तकलीफ होती है। ये जगह बहुत कठिन मानी जाती है और देश का रक्षा मंत्री अगर वहां पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। जॉर्ज फर्नांडिस एक नहीं, 2 बार नहीं, 32 बार सियाचिन गए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बातों और उनके भाषणों ने सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाने का पूरा काम किया। आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से 20 साल पुरानी उन जोशीली तस्वीरों का एक खूबसूरत एल्बम तैयार किया है। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत पुराने नेता थे और जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना चैनल है, इसलिए जी न्यूज की लाइब्रेरी में शायद उनके सबसे ज्यादा इंटरव्यूज, सबसे ज्यादा वीडियो होंगे।
लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीतिक शख्सियत क्या थी, वो क्यों इतने खास थे। राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस की पहचान बनी थी 1967 में, जब उन्होंने बंबई दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस के एक बड़े नेता एसके पाटिल को हराया था और तभी से उनका नाम जॉर्ज द जायंट किलर पड़ गया था। उस जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस बंबई म्युनिसिपल काउंसिल में काउंसिलर हुआ करते थे। उस वक्त किसी ने एसके पाटिल से पूछा था, सुना है कोई म्युनिसिपल काउंसिलर जॉर्ज फर्नांडिस आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है? और इसके जवाब में एसके पाटिल ने पूछा कि ये जॉर्ज फर्नांडिस कौन है, और कहा कि अगर भगवान भी आ जाएं तो भी वो मुझे हरा नहीं सकते। अगले दिन बंबई के सारे अखबारों की हेडलाइन थी, इवन गॉड कैन नॉट डिफीट मी सेज पाटिल। उसी एक टिप्पणी पर जॉर्ज फर्नांडिस ने पोस्टर छपवाए जिसमें लिखा था, पाटिल कहते हैं कि उन्हें भगवान भी नहीं हरा सकते, लेकिन आप हरा सकते हैं इस शख्स को। यह शुरुआत थी एसके पाटिल के पतन की और जॉर्ज फर्नांडिस के उदय की। एसके पाटिल जॉर्ज फर्नांडिस से 42,000 वोटों से उस समय चुनाव हार गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने राजनीतिक जीवन में 9 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। अगर वो ना होते तो एनडीए ना होता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शायद न बनती। इसीलिए उन्हें भारत में गठबंधन सरकारों का जनक कहा जाता है। जनता दल के टूट जाने के बाद उन्होंने वर्ष 1994 में समता पार्टी का गठन किया था और बाद में एनडीए की सरकार में शामिल हो गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता थे जिनकी सूझबूझ की वजह से अलग अलग पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ती चली गईं और फिर एनडीए का उदय हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे, बल्कि वो एनडीए के संयोजक भी थे और उनका काम था एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन्हें एक साथ एनडीए के साथ जोड़कर रखना, जो काम उन्होंने बखूबी किया, क्योंकि इस देश के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जॉर्ज साहब की बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि यह भी एक विडंबना है कि जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन का अंत बहुत दुखद परिस्थितियों में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जीवन के अंतिम क्षणों में जॉर्ज फर्नांडिस काफी बीमार रहे और सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर हो गए थे और लंबी बीमारी के बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ वर्ष पुरानी तस्वीर है जॉर्ज साहब की, जब जॉर्ज साहब एक बार संसद भवन आए थे। खुद ठीक से चल नहीं पाते थे, अल्जाइमर्स की उन्हें बीमारी हो गई थी बाद में, लेकिन शारीरिक हालत जो है उनकी काफी वर्षों से ठीक नहीं थी। ये वो व्यक्ति है जिसने एनडीए को एक साथ जोड़कर रखा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जॉर्ज साहब को याद करते हुए हमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है और किस्सा है उनके घर के दरवाजे का, और ये निजी किस्सा है। जब मेरी उनसे बातचीत हुई सांसद बनने के बाद, जॉर्ज फर्नांडिस जब तक दिल्ली में 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर रहे, कभी भी उनके घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। उनके घर में दरवाजा था ही नहीं। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली ये कि समाजवादी नेता होने के नाते वो अपने घर का दरवाजा हमेशा जनता के लिए खुला रखना चाहते थे, क्योंकि तमाम समाजवादी नेता, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो या मधु लिमये, सभी अपने घर का दरवाजा हमेशा खुला रखते थे। इसके पीछे की दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। 91 के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस के घर के सामने देश के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान का घर हुआ करता था, और जब भी एसबी चौहान अपने घर आते थे या वहां से जाते थे तो उनके सामने मौजूद सभी घरों के दरवाजे सुरक्षा के लिहाज से बंद करवा दिए जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो उन सड़कों को बंद कर दिया जाता है, और इसीलिए जो आजू बाजू के आसपास के जो मकान थे, बंगले थे, उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, गेट बंद कर दिए जाते थे। एक दिन जॉर्ज फर्नांडिस को संसद जाना था और इसी बीच एसबी चौहान अपने घर आ रहे थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उनके घर का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जॉर्ज फर्नांडिस बाहर निकले, उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद देखा और इस विषय पर उन्होंने अपने निजी सचिव और सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि दरवाजा बंद क्यों है, ये गेट बंद क्यों है। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें कारण बताया तो बड़े नाराज हुए और अपने निजी सचिव को हमेशा के लिए अपने घर के गेट को उखाड़ फेंकने का उन्होंने आदेश दे दिया, और तब से लेकर जब तक वो अपने सरकारी आवास में रहे, बिना दरवाजे के ही रहे। यानी उनका जो बंगला था जहां वो रहते थे उसमें कोई गेट था ही नहीं। उसने अपने बंगले का जो गेट था उसे उन्होंने हटा दिया था। अब तो ये बंगला और किसी के पास है, लेकिन इसी बंगले में एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस रहा करते थे। लेकिन जब तक वो इस बंगले में रहे, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं इस बंगले का, ये गेट यहां नहीं हुआ करता था।
आज जॉर्ज फर्नांडिस को याद करते हुए मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। यह वाकया जनवरी 1998 का है। सर्दियों के दिन थे, 1998 का समय था। उस वक्त जी न्यूज में मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मैं रात में काम करने के लिए आया था और अचानक किसी विषय को लेकर मुझे उनकी प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय मैं एक रिपोर्टर था और किसी बात पर जॉर्ज साहब का एक इंटरव्यू लेना था। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो उस समय कहां रहते हैं और देर रात में वो मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। लेकिन जब मैंने उन्हें संपर्क किया, फोन किया मैंने उनके घर पर, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के न सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दिया, उन्होंने खुद फोन उठाया। और जब मैंने बात करनी शुरू की तो मैंने देखा, महसूस किया कि जॉर्ज साहब खुद फोन पर बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और वो इंटरव्यू देने के लिए तुरंत राजी भी हो गए और उन्होंने कहा कि आप अभी आ जाइए। मैंने उनसे पूछा, आपके घर का पता क्या है? उन्होंने अपने घर का पता फोन पर बता दिया। इसके बाद मैं उनके घर पहुंचा और मैंने उनसे यह भी कहा कि आपका घर थोड़ा सा लोकेशन मुझे समझा दीजिए कि किस तरफ है कृष्णा मेनन मार्ग पर। उन्होंने एक बात कही मुझे, उन्होंने कहा कि जब आप कृष्णा मेनन मार्ग पर आएंगे तो जिस बंगले में कोई गेट नहीं है, जिस बंगले का दरवाजा नहीं है, वही मेरा घर है। तो मेरे घर की पहचान यह है कि मेरे घर में दरवाजा नहीं है, आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। और जी न्यूज के कैमरे पर लिए गए इस इंटरव्यू को अब 21 साल हो चुके हैं, लेकिन उस इंटरव्यू से और उस बातचीत से जुड़ी यादें आज भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। उसी इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा आज आपको दिखाना चाहता हूं, जब रात में मैं अचानक इनके घर पहुंच गया था और इन्होंने बात की जी न्यूज की टीम से। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में तो कहीं बात उनकी समझौते के बाद तो कुछ हो ही नहीं सका अभी तक, यानी बिना समझौता सूची आ रही है। नहीं, इन जगह से वो शायद जो कल उनकी पहली सूची आ रही है जिसमें वो ऑलमोस्ट 50% उम्मीदवारों के नाम देंगे, तो उसमें शायद वो क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु जैसे जो, तो इसका मतलब कंफ्यूजन है और बात पक्की कहीं होने। कंफ्यूजन नहीं है, देखिए बातचीत में तो होता ही रहता है ना। वे हमारे पास आज सुबह से अनेक सीटों के अनेक दावेदार आए। 16 आपको लगता है 16 सीट बीजेपी उनको देगी? देखिए उनका, हम तो उनके सोच का कितना तारीफ करें या वो सीट भी क्लेम की है तो इसलिए अब कौन गंभीरता से ले सकता है इस बात को, बताइए मुझे। माफिया का सरगना भी बोलता है, जो कल तक एक साथ पार्टी के कमेटी में एक साथ बैठकर खाता पीता था, वो अभी दूसरे को ये माफिया बोलता है, एक दूसरा तीसरे को कुछ। जॉर्ज साहब की एक बात बड़ी खास थी और बड़ी अच्छी थी कि वो साफ साफ बोलते थे, साफ साफ बात करते थे। अब आपको जी न्यूज की लाइब्रेरी से निकाली गई जॉर्ज साहब की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व की एक शानदार झलक आपको दिखाई देगी, एक ऐसी झलक जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। मैं जॉर्ज फर्नांडिस भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हम समाजवादी रहे हैं, आज भी। अचीवमेंट देखिए कि रोज रात को सोते समय मन में एक विचार आता है कि आज का मेरा दिन का जो काम था उसके चलते कहां ना कहां कोई ना कोई एक अधिक रोटी कल से पाएगा। आपने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस प्रकार का एकाधिकार का एक तानाशाही का सिलसिला जब चलाया, तब मेरे हाथ में एक ही उपाय था कि लोग जिंदा हैं, तानाशाही से लड़ रहे हैं, ये बताना, ये दिखाना। कुछ लोगों का जीवन किसी खूबसूरत एल्बम की तरह होता है। भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व से जुड़ी यादें हमारे जीवन में हर पल सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती हैं। हमारी हर लड़ाई जहां अन्याय है उस अन्याय के विरोध में रही, और अन्याय के विरोध का मतलब न्याय के पक्ष में। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी ऐसे ही एक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में इमरजेंसी का दंश भी महसूस किया और वर्ष 1998 में बतौर रक्षा मंत्री रहते हुए पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के गौरवशाली लम्हे को भी उन्होंने जिया। लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व को करीब से देखना और समझना हो तो आप सभी को
वर्ष 1999 का वो वक्त याद करना चाहिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते ये जॉर्ज साहब का कर्तव्य था कि वो सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने देश की सेना और वायु सेना का हौसला बढ़ाएं, और उन्होंने किया भी बिल्कुल वैसे ही। बगल के पहाड़ों पर दुश्मन ने प्रवेश किया है, अपने खुद की सेना के साथ कुछ ऐसे लोगों को साथ लाया था कि जिनके इरादे इसके पहले के हम लोगों के जो अनुभव कश्मीर के अनेक हिस्सों में रहे हैं वैसे नहीं थे, बल्कि अपने जमीन पर कब्जा लेकर बैठने के और उसके आगे फिर जो भी उनकी अपनी व्यूह रचना हो तो उसको पूरा करने के थे। लंबी चर्चा करने का ये वक्त नहीं, मैं इतना ही आपसे फिर कहना चाहता हूं कि समूचा देश हर स्तर पर आज अपनी निगाह आप सबके ऊपर लगाकर खड़ा है। सियाचिन जाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, और जॉर्ज फर्नांडिस देश के उन गिने चुने रक्षा मंत्रियों में से थे जो खुद सियाचिन जाकर आए, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। कारगिल युद्ध को जी न्यूज ने बहुत करीब से देखा, और वर्ष 1999 में मुझे भी जॉर्ज साहब के साथ मुश्किल परिस्थितियों में सियाचिन जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। उस वक्त जॉर्ज साहब के भीतर मौजूद एक हिंदुस्तानी का खून उबल रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह भारत को पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखा दिया था। और उस दौरान जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब जोश से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को खदेड़ कर ही दम लेंगे। सर, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है फ्रंट पर? आप लोग दौरा करके आए हैं। हम गए थे उस चौकी पर जिसका नाम बेनज़ीर है और जो बिल्कुल ही हमारी उत्तरी सीमा का आखिरी चोट पर है, और वहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपने सुबह कहा था कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है भारत को युद्ध पर छेड़ने के लिए, या भारत के ऊपर इतना दबाव डाल रहा है कि भारत युद्ध पर उतर आए। क्या वाकई ऐसी स्थिति है, और क्या भारत सरकार फिर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, हम जो देख रहे हैं वो जब इस बात को नकार रहे हैं कि वो हमारे सीमाओं के भीतर हैं, और विश्व के हर बड़े राष्ट्र ने जब उन्हें कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अब वो शब्द भले उन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाए हो, लेकिन जब वो कहता है कि नहीं तुम गुस्से हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हट जाओ। और तब भी न हटने का जब सिलसिला हम देख रहे हैं तो उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि वो चाहता है कि उनको खदेड़ कर ही हम उस जमीन को कब्जा कर लें। जॉर्ज फर्नांडिस देश के ऐसे रक्षा मंत्री थे जो बोलने में नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने में यकीन करते थे, और वो जानते थे कि युद्ध की स्थिति में देश की सेना के साथ न सिर्फ खड़े रहना होगा बल्कि उनमें लगातार जोश और जुनून की भावना भी पैदा करनी होगी। और सियाचिन में अलग अलग पोस्ट पर जाकर उन्होंने अपनी बातों के जरिए बिल्कुल ऐसा ही किया। बटालिक से लेकर
मस्को वैली तक जो एक स्थिति पाकिस्तान ने बनाई है, उसका जवाब आज आप सब दे रहे हो। लोगों से मुलाकात कहाँ ना कहाँ शीघ्र ही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब हम सब लोग भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जॉर्ज फर्नांडिस मानवीय मूल्यों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए युद्ध की स्थिति में वो अपने देश के सैनिकों के साथ परिवार के किसी बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते थे, फिर चाहे उनके साथ भोजन करना हो या फिर चलते फिरते उनका हालचाल पूछना हो। तो कल ही पहुंचा। कैसे आए, क्या से आए? हाँ साहब, ठीक ठाक है ना? हाँ साहब। जॉर्ज फर्नांडिस को लोग अक्सर जॉर्ज साहब कहकर पुकारते थे और हम भी जब कभी उनके साथ जाते थे तो उन्हें जॉर्ज साहब कहकर ही अक्सर पुकारते थे। एक बार क्रिसमस के मौके पर रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस सियाचिन में सैनिकों के लिए बहुत बड़ा सा क्रिसमस केक लेकर गए थे और वहां सैनिकों के बीच उन्होंने उस क्रिसमस केक को काटा और सैनिकों के साथ क्रिसमस मनाया। जॉर्ज साहब का जमाना आज की तरह नहीं था, बल्कि वो समय बिल्कुल अलग था। ये कोई लाइट कैमरा एक्शन वाली राजनीति नहीं थी, बल्कि देश हित से जुड़ा एक बहुत कठिन दौरा था और इस दौरे में शामिल हर व्यक्ति जॉर्ज साहब के लिए एक सैनिक से कम नहीं था। इसकी एक छोटी सी मिसाल उस वक्त दिखाई दी जब जॉर्ज साहब ने खुद जी न्यूज़ की टीम से पूछ लिया कि आपने खाना खाया या नहीं। आप लोग खाए कि नहीं? जी, कहाँ खाए? अभी खीर। ये जॉर्ज साहब का सरल और खुला हुआ व्यक्तित्व ही था कि 20 साल पहले सियाचिन में तैनात सैनिक भी बड़े खुले मन से उनसे बात करता था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की दलील देता था। लाहौर में होनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं सर, आर्मी वाले के साथ हुआ है, इतना दुर्व्यवहार किया उनके साथ में, ऐसे हमको उनके साथ करना चाहिए। ईंटों का पत्थर जवाब ईंट से होना चाहिए ना, और पत्थर से किसी जगह तो नहीं। कोई बोले ना था कि हम लोगों की सभ्यता, हम लोगों की संस्कृति, जिस तरह से उन्होंने जवानों के साथ में किया, जवानों के साथ हम लोग ऐसा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन सर जब जो चीज दबने वाली होती है उसको बार-बार दबाया जाता है। सभ्यताओं का अंतर बना रहे, वो नमूना तो उनको पेश करना चाहिए ऐसा ही, और उससे बदतर देना चाहिए कम से कम। ठीक है, जवाब तो दी जाती है, लेकिन बहुत चीजें बताई नहीं जाती हैं और बताना ठीक भी नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए। सर पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम किया। आजकल हमारे देश में कुछ लोगों को देश के जोश से बड़ी परेशानी होती है, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को अपने बीच देखकर देश के सैनिकों का जोश अपने चरम पर था। आपको आश्वासित करता हूं कि जो संकल्प आपने ठाना है या आज देश के ऊपर जो संकट आया है, उस संकट को डील करने में हम लोग सब आपके साथ हैं और आप इस चीज पर निश्चिंत रहें कि जब तक ये संकट टल नहीं जाता, हम लोग इस जोश और हमारी तत्परता में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आपको अनेक धन्यवाद पेश करता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके जैसी शख्सियत के विचार देश के हर नागरिक के मन में ऊर्जा का संचार हमेशा करते रहेंगे।
ये जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये 20 साल पुरानी तस्वीरें हैं 1999 की। जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो सैनिकों के बीच में जाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था और जब भी उन्हें मौका मिलता था सियाचिन जरूर जाते थे। और जब सियाचिन जाते थे तो मुझसे जरूर पूछते थे कि सियाचिन चलोगे, और मैं बहुत खुशी खुशी तैयार हो जाता था। इसलिए मैं खुद भी उनके साथ कई बार सियाचिन गया। जो ये तस्वीरें आपको दिखाई, इन तस्वीरों में ज़्यादातर मैं उनके साथ मौजूद था और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा। सबसे खास बात यह है कि 1999 में जॉर्ज फर्नांडिस की उम्र 68 वर्ष थी। 68 वर्ष की उम्र में कोई नेता, कोई रक्षा मंत्री ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जाए, सियाचिन जैसी जगह पर एक रात नहीं बल्कि कई बार वो दो दिन भी रुक जाते थे, ऐसी जगह पर जाए जहां पर सांस लेने में इतनी तकलीफ होती हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे जॉर्ज फर्नांडिस सैनिकों से ये पूछ रहे हों, हाउस द जोश। ये डायलॉग आजकल बहुत चल रहा है, हाउस द जोश। लेकिन उस समय उरी फिल्म नहीं आई थी, उस समय ये डायलॉग भी नहीं था। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरीके से बात करते थे सैनिकों से, ऐसा लगता था जैसे यही पूछ रहे हैं, हाउस द जोश। वैसे जॉर्ज फर्नांडिस अपनी पीढ़ी के आखिरी ऐसे नेताओं में होंगे जो आरोप लगने पर इस्तीफा दे देते थे। साल 2004 में ताबूत घोटाले का खुलासा होने के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ये आरोप बाद में झूठे साबित हुए। जब इंक्वायरी हुई तब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जॉर्ज फर्नांडिस को निर्दोष साबित किया गया इस इंक्वायरी के बाद, लेकिन जीवन भर उन्हें इस बात की टीस थी कि उन पर गलत आरोप लगाए गए और उनकी जो सच्चाई थी, उनकी जो देशभक्ति थी देश के प्रति, उस पर सवाल उठाए गए। ये दुख लेकर वो आखिर तक रहे। 24 पार्टियों को एक सूत्र में बांधना और एनडीए जैसे राजनीतिक गठबंधन का निर्माण करना आसान काम नहीं था। इसी तरह 32 बार सियाचिन जाना आसान काम नहीं था। ये जॉर्ज फर्नांडिस की शख्सियत के अलग अलग आयाम हैं और आज के ज़माने में, ये तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के ज़माने में हमारे जो नेता हैं वो आपको उनके पल पल की जो जानकारी है वो मिलती रहती है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की जो राजनीति थी वो अपने आप में अभूतपूर्व राजनीति थी और अब ऐसा लगता है कि वो अपनी पीढ़ी के आखिरी ऐसे नेता थे। तो डीएनए में अब हम भारतीय गणतंत्र की ऐतिहासिक परंपरा बीटिंग रिट्रीट का एक संगीतमय विश्लेषण करेंगे। ये भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना और सुरक्षा बलों का वो संगीत है जिसमें वीरता के स्वर हैं, देशभक्ति की तरंगे हैं, शक्ति की गूंज है और विजय का जय घोष है। आज बीटिंग रिट्रीट के साथ ही 70वें गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरा हो गया। गणतंत्र का ये उत्सव हर वर्ष 26 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी को इसका समापन होता है। वर्ष 1950 से देश इस परंपरा का गवाह है। ये एक तरह से सेना की अपने बैरक में वापसी का प्रतीक है। इसमें सेना के बैंड धुनों के साथ मार्च करते हैं और एक साथ सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इस बार बीटिंग रिट्रीट कई मायनों में खास थी। ऐतिहासिक विजय चौक पर इस बार 27 धुनें बजाई गईं, जिसमें से 19 धुनें भारतीय संगीतकारों द्वारा तैयार की गई थी, जबकि 8 धुनें पश्चिमी देशों की थी। इस समारोह का समापन हुआ हमारे देश की एक लोकप्रिय धुन से, जिसके बोल हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बार बीटिंग रिट्रीट में 15 मिलिट्री बैंड्स और 15 पाइप एंड ड्रम बैंड्स ने हिस्सा लिया। तीनों सेनाओं के अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने भी बीटिंग द रिट्रीट में हिस्सा लिया। इस समारोह की ओजस्वी धुनें आज आपके मन में ऊर्जा का संचार करेंगी और देशभक्ति की भावना को बढ़ाएंगी। गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से समारोह की भव्यता बढ़ती है और यहां लगातार गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन
अब हम आपको ये बताएंगे कि हाउस द जोश वाले नारे से क्या एग्जाम के डर को समाप्त किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम छात्रों के मन से परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए एक संवाद किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस 88 मिनट के संवाद ने देश के करोड़ों छात्रों के अंदर जोश भरने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को बताया कि कैसे परीक्षा के तनाव को दूर किया जाए, कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ज्यादातर छात्र और उनके माता पिता ये समझ लेते हैं कि परीक्षा के परिणाम ही जीवन में सफल या असफल होने का अंतिम पैमाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने माता पिताओं को ये सलाह दी कि वो अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर न थोपें। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक देश के 66% छात्रों ने यह स्वीकार किया है कि उनके माँ बाप उन पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दबाव डालते हैं। इस स्टडी में यह भी पता चला कि जिन छात्रों के माँ बाप खुद अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। अपने सपनों को पूरा न कर पाने और बच्चों की परीक्षा के परिणाम को अपने मान सम्मान से जोड़ने की वजह से वो पढ़ाई का अनैतिक दबाव बनाते हैं। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो संवाद किया है वो हमारे देश के करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता का नजरिया बदल सकता है। How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? परीक्षाएं जीत और हार का प्रश्न नहीं है। परीक्षाएं जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं है। यह सिर्फ आपकी तैयारियों के मूल्यांकन का एक उत्सव है। आज इस विचार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों छात्रों से एक बार फिर संवाद किया। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है। देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। आप केरल से हैं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो। क्या कर रहे हो? ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा ये किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे, बस इश्यू को लेके घूमते रहते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। वैसे तो इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से बहुत से सवाल पूछे गए, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिससे ज्यादातर माता पिता परेशान हैं। ये सवाल बच्चों के ऑनलाइन वीडियो गेम्स से जुड़ा हुआ था, जिसे एक मां ने प्रधानमंत्री से पूछा। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। ये पबजी वाला है क्या? ये समस्या भी है, समाधान भी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए। एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री का वो योग मंत्र भी सुन लीजिए, जिससे आप परीक्षा के दौरान तनाव कम कर सकते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है गति। डिप्रेशन अचानक नहीं आता है, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पेड़ पे नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज पे सारी घटना का वर्णन लिख दीजिए, लिखते चले जाइए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा जितना जैसे फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाइए। फिर उसको पढ़िए मत, वहीं पर उसको फाड़ के जेब में टुकड़े डाल दीजिए। स्वच्छ भारत। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को अपने मान सम्मान का विषय बनाकर उन पर दबाव मत डालिए। किसी परीक्षा के नतीजे जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकते। नमस्कार।